नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में एक क्लास तो हमारे पहले हो चुकी थी। ठीक है, कौन सी क्लास हमने कवर की थी? जो आपके ये है ना फ्लोरिकल्चर का इंपॉर्टेंस ये पढ़ा था हमने, वो क्लास हमने कवर कर ली थी। अब क्या है, तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे इसी की और आगे जो बात करते हैं एरोमेटिक प्लांट और ये जो आपके मेडिसिनल प्लांट है ना, इनका इंपॉर्टेंस हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं को हम स्टार्ट करते हैं कि एरोमेटिक प्लांट क्या होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ में हम देखेंगे मेडिसिनल प्लांट का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंटली आपके इस हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, जिसमें से हमने एक तो भाई फ्लोरिकल्चर की पहले ही बात कर ली थी। ठीक है, उसकी हमने बात कर ली थी। इसके अलावा एक बचते हैं मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट, अब ये क्या है, तो हम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेडिसिन का अर्थ होता है दवाइयां। तो अधिकतर जो दवाइयों में या आयुर्वेद में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो वाले प्लांट्स आपके कौन से हो गए? मेडिसिनल प्लांट हो गए। ठीक है, इनमें बहुत सारे होते हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, इसके अलावा हम ये कहते हैं सफेद मूसली हो गया, एलोवेरा हो गया, नीम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको अलग अलग और देखने को मिलेंगे, छोटी फसलों के रूप में भी और जो है बहुवर्षीय पौधों के रूप में भी ऐसे आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो इनके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इनमें स्कोप क्या क्या है उसकी बात करेंगे, और एक हम ये बात करेंगे कि जो आपके एरोमेटिक प्लांट है, ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से हम जो वाष्प तेल है उनका उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑयल होता है एक तरह का खुशबू वाला ऑयल, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। छोटी सी क्लास रहने वाली है और जल्दी ही इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पिछली वाली क्लास में हमने ये सारी बातें कर ली थी। यदि मैं पीडीएफ आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं तो पिछली बार हमने ये यहां से स्टार्ट किया था, फ्लोरिकल्चर की हमने बात की थी। ठीक है, इसके बाद में हमने इसका इंपॉर्टेंस पढ़ा था और इसके स्कोप्स की बात की थी। ठीक है, क्या किया था? स्कोप्स की बात की थी और ये सारी चर्चाएं हमारे हो गई थी। फ्लोरिकल्चर का स्कोप भी हो गया था। इसके बाद में क्योंकि आपके एक मेडिसिनल और एक एरोमेटिक प्लांट, यहाँ पर ये है ना ऐसे लिखा हुआ है आपके सिलेबस में एमएपी। ये जो एमएपी का मतलब है ना, इसका मतलब है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। वो हाँ, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो ये एरोमेटिक को दिखाने वाला है। और इसमें हम मेडिसिनल का मतलब औषधीय और एरोमेटिक का मतलब क्या है? सुगंधीय, जिनका जो ऑयल होता है वो सुगंधित होता है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। अभी देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सर लाइव क्लास का शेड्यूल क्या है? बिल्कुल शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है शिवम, अभी तो क्या है, क्योंकि एक एक क्लास ही हो रही है सभी सब्जेक्ट्स की, एक बार हम ऐसे कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट्स के एक एक क्लास हम और कमलेश जी सर अपलोड कर दे, एक दो क्लास विजय जी सर भी अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम भाई सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को करना है उस हिसाब से एक शेड्यूल बनाएंगे, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उस हिसाब से क्लास आपकी लगेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसके बाद में शेड्यूल पे हम चर्चा करेंगे, शेड्यूल के हिसाब से ही बात करेंगे। ठीक है, अब चलो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट की। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेडिसिनल का मतलब होता है औषधीय या दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले। ठीक है, हम जब बाहर के देशों की बात करते हैं तो वहां पर तो मुख्य रूप से क्या है? एलोपैथी काम करती है। एलोपैथी का मतलब होता है कि वो जो आज नॉर्मल हम खांसी जुकाम में इनमें जो दवाइयां काम में लेते हैं, जो इंस्टेंट हमें जो है रिलीफ महसूस करवाती है और जल्दी से हमें स्वस्थ कर देती है। ठीक है, वो वाली दवाइयां जो है एलोपैथी में आती है। लेकिन जो होम्योपैथी की हम बात करते हैं या आयुर्वेद की हम बात करते हैं, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि भारत में पुराने टाइम से इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल की जा रही है, उनका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ये वाली जो दवाइयां हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जब हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें ऐसा नहीं है कि आज लिया और कल ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक लंबी प्रोसेस के थ्रू जो है आदमी स्वस्थ रहता है। ठीक है, वो चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि पेड़ पौधे में देखिए चीजें क्या क्या होती है। पेड़ पौधों में हम ये कहते हैं, एक तो पेड़ पौधों में आपको कार्बोहाइड्रेट के तौर पे हम देखते हैं बहुत सारी चीजें कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कुछ प्रोटीन्स होती है, जी सर प्रोटीन भी बनती है। वसा बनती है, जी सर वसा भी बनती है। और विटामिन्स और मिनरल भी बनते हैं। ये सारी चीजें प्लांट्स में
प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के रूप में बनती है। जैसे आप गेहूं खाते हो तो गेहूं में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है, दालें खाते हो प्रोटीन है, कई प्रकार की तेल वाली फसलें खाते हो उसमें फैट है, वसा है, जो हरी सब्जियां हम खाते हैं उनमें विटामिन है। इसका मतलब ये प्राइमरी सोर्स के तौर पे है, ठीक है, इनका हम जो है प्राइमरी तौर पे यूज करते हैं। लेकिन फिर दूसरा आता है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, यानी कि इन्हीं का यूज होके प्लांट कुछ और पदार्थ बनाता है, ठीक है, इन्हीं चीजों का यूज करके प्लांट क्या बनाता है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म करता है और उसके थ्रू कुछ पदार्थ बनते हैं जिनको हम कहते हैं एल्केलॉइड्स, ठीक है, ये आपके ग्लाइकोसाइड्स, क्यूमेरीन्स, ठीक है, ये क्या है, ये आपके सेकेंडरी जो है स्टेरॉइड्स हो गए। आपने सुना होगा ना कि ड्रग्स जो होते हैं वो एक तरह के, ये जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये ड्रग्स होते हैं, ये एक तरह के आपके स्टेरॉइड्स होते हैं या एल्केलॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसके थ्रू बनते हैं प्लांट में, ठीक है, जैसे अफीम का पौधा हो गया, जैसे तंबाकू हो गई, तंबाकू में जो आपके एल्केलॉइड है जिसको हम मुख्य रूप से ये कहते हैं कि ये आपका जो है नशे का काम करता है, नशा लाता है, ठीक है, तो उस प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, वो आपके औषधि, क्योंकि होती तो एक्चुअल में ये है ना दवाइयां ही है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल ज्यादा करने लग जाते हैं, उसकी वजह से हम फिर परेशान होते हैं। बाकी इनका स्टार्टिंग में जो इस्तेमाल होता है वो दवाइयों के तौर पे होता है, थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं तो दवाई का काम करेगी, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, नशे में रहेंगे, शरीर का नियंत्रण खो जाएगा, जो नर्वस सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, वो इफेक्ट नजर आते हैं, ठीक है। बाकी हर चीज खराब नहीं होती है, उसका जो है क्वांटिटी का फर्क पड़ता है। जैसे हम इनकी बात करें ना, ऑक्सीजन की, इनकी, तब हम ये कहते हैं कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं उनका एक लिमिट तक इस्तेमाल करो तो पौधे में वृद्धि होती है, लेकिन लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो पौधे में क्या देखने को मिलता है, नुकसान भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों हुआ, मात्रा बढ़ा देने से। उसी प्रकार जब हम इनकी सही मात्रा रखते हैं तब तक हमारे लिए ये दवाई का काम करते हैं, और जब इनकी मात्रा ज्यादा रख दी जाती है तब ये हमारे लिए जहर का काम करते हैं, हमें परेशान करते हैं, शरीर को परेशान करते हैं। तो एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, क्यूमेरिन, फ्लेवोनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, ये सारे आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी जो है द्वितीयक उपापचयन के उत्पाद है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे ये सारे, ठीक है, और यही मेडिसिन में काम में आते हैं, यही हमारे किस में काम में आते हैं, मेडिसिन में। ये पौधे आयुर्वेद, यूनान, सिद्ध, होम्योपैथी, इन सब में काम में आते हैं, ठीक है। आयुर्वेद तो आप जानते ही होंगे, यूनान में जो देसी दवाइयां होती है उनको हम यूनानी, जो सिंधी में होती है, सिद्धि में होती है वो आपके सिद्धि हो गई, ठीक है। इसके अलावा होम्योपैथी में जो इस्तेमाल की जाती है वो आपके होम्योपैथी वाली। तो ये चीज आपके सारी जो है देसी दवाइयों से रिलेटेड है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है इनका इंपॉर्टेंस, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कई प्रकार की बीमारियों के जो है उनका सही करने के लिए, ठीक है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात तो भारत में विविध जलवायु के कारण लगभग सभी ज्ञात औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है। एक तो हम जितने भी औषधीय पौधे हैं उनको हम उगा सकते हैं, क्योंकि मान लो कोई ऐसा पौधा है जो ठंड वाले इलाकों में उगता है तो हमारे पास लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है। यदि कोई ऐसा पौधा है जो बिल्कुल डेजर्ट वाले इलाके में उगता है, जैसे एलोवेरा ये हो गए, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है रेगिस्तान पड़ा हुआ है। कोई पहाड़ी इलाकों में उग रहा है तो हमारे पास हिमालय है। कोई दक्षिण में यानी कि जो तटीय इलाके हैं वहां पर उग रही है कोई ऐसी औषधि है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये कर्नाटक वाला एरिया, केरल वाला एरिया, ये नीचे वाले जो दक्षिण वाले स्टेट है ये है। और कोई द्वीप पे उग रहा है तो हमारे पास द्वीप भी है। इसका मतलब हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज है जो कि एक पौधे को चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयां अवेलेबल है। कुछ उच्च मांग वाले औषधीय पौधे हैं जैसे कि अफीम, अफीम की काफी ज्यादा मांग होती है। ट्रेपनर, जो ट्रेपेन एल्केलॉइड पौधे हैं वो हो गया, सना हो गया, इसबगोल हो गया, सिनकोना हो गया। ये सिनकोना है, इसका तो उपयोग आपको पता हो तो वो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि मलेरिया या इस प्रकार की एक जो रोग होता है उसमें इसके छिलके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका हम यहाँ पर इपेकेक, ये जितनी भी दवाइयां हैं ये क्या होती है, हाईली डिमांड वाली है, इनकी ज्यादा डिमांड रहती है। अफीम का इनका इस्तेमाल तो लोग नशा करने के लिए इनके लिए करते हैं, ठीक है, बाकी दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अधिकतर जो दवाइयां होती है वो ही बाद में नशे का रूप लेती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इंडियन सिस्टम, जो हमारा भारतीय पारंपरिक
चिकित्सा प्रणाली है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा मेडिसिनल सिस्टम, ठीक है, हमारा मेडिसिनल जो सिस्टम है उसकी हम बात करें तो मुख्य रूप से पौधों पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर चीजें हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, जो औषधीय पौधे हैं उन्हीं से ले रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, और गांवों में तो आप आज भी देखो कई प्रकार की बीमारियां हैं उनको हम इन्हीं से जो है काम में ले लेते हैं। जैसे मान लो सर्दी जुकाम हो गई तो घर वाले कहते हैं भाई जो नीम ग्लोल है उसका क्या बना ले, काढ़ा बना के पी ले, ठीक है, या मान लो तुलसी के पत्ते हैं उनको चाय में डाल के पी ले। इसके अलावा हम कहते हैं कि कई प्रकार की जो दवाइयां हैं, जैसे कि कोई भी देसी दवाइयां हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम घर पे भी रखते हैं, जैसे कि आपका त्रिफला हो गया, पेट को स्वस्थ रखने के लिए त्रिफला रख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा च्यवनप्राश हो गया, ये जो चीजें हैं ये हमारी देसी चीजें हैं और घर में मिल जाएगी। इसके अलावा और बहुत सारी सूंठ हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, ये एक तरह की क्या है, मसाले हैं, लेकिन इनका दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे घर में भी देखने को मिलती है, और भारतीय जो ग्रामीण सेवा है, ग्रामीण स्वास्थ्य है, उसमें एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली चीजें होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नींबू की जो है नॉर्मली हम चाय बनाते हैं, ठीक है, जुकाम में नींबू की चाय भी लेते हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ठीक है, वो चीज देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है, आसपास देखने को मिलती है ग्रामीण एरिया में। इसके बाद में बात करते हैं पीलिया, ठीक है। पीलिया का मतलब हो गया रक्त की कमी, एक तरह से दमा हो गया, गठिया हो गया, मधुमेह रोग जिसको आजकल डायबिटीज कहते हैं, ठीक है, वो हो गया। जैसी बीमारियों के लिए जो है आपका पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, पारंपरिक जो पहले से चली आ रही है। इसमें एलोपैथी की तुलना में कम दुष्प्रभाव होते हैं, जहां पर हम एलोपैथी यानी कि दवाइयों का इनमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ऐसी रोग है जो कि एक दिन में फ्री नहीं होते हैं, यानी कि एक दिन दवाई ले ली उससे कुछ नहीं होगा, आपको कंटिन्यू दवाइयां लेती रहनी पड़ेगी। और जब आप कंटिन्यू इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हो जो कि बाहर से हम लेकर आते हैं, ठीक है, तो वो दवाइयां हमारे शरीर को नुकसान ज्यादा करती है, ठीक है, वो हमारे लिए जो लाभदायक बैक्टीरिया है उनको भी मार देती है, ठीक है। तो वो चीज देखने को मिलती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इन दवाइयों, इन रोगों में हमें क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, पुरानी हमारी जो तकनीक है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद में भारत में 2000 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें से कई प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उग सकती है, जिसमें वे वर्षा आधारित खेती के लिए उपयुक्त बनती है। किसके लिए? वर्षा आधारित खेती के लिए उपयुक्त होती है। और कई प्रकार के वृक्ष हम यदि आसपास में भी ढूंढने लगे ना तो 5-7 पौधे तो हमें ऐसे मिल जाएंगे जो कि एक औषधीय इंपोर्टेंस रखते हैं, ठीक है, जैसे नीम का पौधा हो गया, जैसे एलोवेरा हो गया, ये तो ऐसे ही मिल जाते हैं, पुदीना हो गया, ठीक है, ये तो ऐसे ही हमें जो है आसपास में हर जो है आपके प्रत्येक घर में देखने को मिलेगा, ये जिसको हम कहते हैं नीम ग्लोल हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं कि तुलसी हो गया, तुलसी हर जगह मिल जाता है और तुलसी अच्छा पौधा है, ठीक है। तो ये चीज औषधीय पौधों के रूप में हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। औषधीय पौधों की खेती से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। इनको हम बाहर भेजते हैं, बाहर के देशों में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां से हमें विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, क्योंकि इनकी बाहर भी तो जरूरत पड़ती है ना, ठीक है। क्योंकि लोगों को एक टाइम के बाद में ये रियलाइज हो जाता है कि ये जो दवाइयां हम ले रहे हैं ना, इससे हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं किस पर, जो आपके होम्योपैथी है या जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उन पर शिफ्ट हो जाते हैं, और वहां पर शिफ्ट होंगे तो फिर इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस प्रकार से इनकी आवश्यकता होती है। भारत हर साल 86 करोड़, ठीक है, 86 करोड़ मूल्य के औषधीय पौधों का निर्यात करता है। इसबगोल हुआ, सना हुआ, ये सबसे बड़े निर्यातक है, ठीक है। इसबगोलकार इनका हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा निर्यात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज होती है, ये इतना हम निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वनों से अत्यधिक दोहन के कारण राउवोल्फिया, डायोस्कोरिया जैसी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए उनका संरक्षण भी जरूरी है, ठीक है। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या होती है, दवाई होती है, उनका भी हम जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, तो इनको बचाना भी जरूरी है। ये सारे क्या है आपके, ये सारे इंपॉर्टेंस हैं किसके, मेडिसिनल प्लांट्स के, ठीक है। दूसरी तरफ हम चलते हैं, आपके एरोमेटिक प्लांट क्या होते हैं उनकी हम बात करते हैं। सुगंधित पौधों में उनके विभिन्न भागों, जैसे लकड़ी चंदन से प्राप्त करते हैं, छाल कसिया से प्राप्त करते हैं, लेमन ग्रास पत्तियां, लेमन ग्रास की जो है चाय पी होगी आपने, ठीक है, लेमन ग्रास जो होती है उसकी हम चाय में उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक अनोखी खुशबू महसूस होती है उस चीज से। फूल हो गए,
चमेली का, फल हो गए सिट्रस के, बीज हो गए धनिया के। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके खुशबू वाले पौधे हैं, ठीक है। जीरे की खुशबू सूंघ लो आप, वो क्या होता है, बिल्कुल खुशबू वाले प्लांट होते हैं। तो ये जितने भी प्लांट है जिनमें किसी विशेष प्रकार की खुशबू आती है, वो सारे ही आपके क्या है, एरोमेटिक प्लांट्स के रूप में है, सुगंधीय पौधों के रूप में जाने जाते हैं। और इनका भी क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं खाद्य एवं स्वाद उद्योग में इनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, पहली बात तो, ठीक है। जब भी हम एरोमेटिक इनकी प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम ये कहते हैं कि इनका इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और तभी तो ये जो बाहर वाले जितने भी देश के लोग हैं, ये यहाँ आकर भारत में आकर कहते हैं कि वाह क्या खाना है, क्योंकि वो वहां पे आलू खा खा के अपना जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है। और आलू भी वो सही ढंग से नहीं पका पाते हैं, सही ढंग से नहीं खा पाते हैं, उनको तो ये मतलब है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, चल रहा है, ठीक है। वो इतना स्वाद के बारे में इतना जानते नहीं है, फीका खाते हैं वो आलू भी, ठीक है, नमक भी नहीं डालते हैं उसमें सही ढंग से। तो वो चीज है, आलू खाने वाले व्यक्ति यहाँ आकर इतने प्रकार के मसाले खाते हैं, इतने प्रकार का टेस्ट देखते हैं, तो वो यहाँ आकर क्या हो जाते हैं, अलग ही महसूस करते हैं, पागल हो जाते हैं कि भाई क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप देखो इन यूट्यूब पे या कहीं पे भी रिव्यू जाकर देखो, जो बाहर के अंग्रेज होते हैं इनके रिव्यू देखो, ये 2-3 चीजें जरूर कहेंगे। एक तो ये कहेंगे कि भारत में डाइवर्सिटी खूब है, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, प्रत्येक 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर में लोग बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, ठीक है। जो लोगों का देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया ही बदल जाता है, ये ऐसा होता है नॉर्मली, हम देखते भी हैं, ठीक है। हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर बहुत जल्दी बदल जाती है, हमारी भाषा बहुत जल्दी बदल जाती है, ठीक है। यदि जयपुर की बात करें तो लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही नागौर की तरफ जाएंगे मारवाड़ी बोलना स्टार्ट कर देंगे, मारवाड़ की तरफ जाएंगे, जोधपुर की, बीकानेर की तरफ जाएंगे, प्योर मारवाड़ी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि हाड़ौत, जैसे ही कोटाबूंदी की तरफ जाएंगे हाड़ौती देखने को मिलेगी, सिक्कर की तरफ शेखावाटी देखने को मिलेगी। तो ये भाषाएं इतनी सी दूरी में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस प्रकार का जो माहौल है, ये देखकर इसकी बात करते हैं। और दूसरा ये खाने की बात करते हैं कि वाह क्या खाना है, क्योंकि अलग अलग खाना भी तो मिलता है ना, कहाँ की कौन सी चीज कहाँ है। जोधपुर की कचौरी फेमस है, जोधपुर के जो है कई प्रकार के जो हमारे पकवान है, नमकीन है, ये फेमस है, ठीक है। रसगुल्ले कहाँ के फेमस है, गुलाब जामुन कहाँ के फेमस है, जो पकौड़ियाँ हैं वो कहाँ की फेमस है। इसलिए अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। आगरा के पेठा फेमस है, इसलिए ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और इसलिए यहाँ पर आकर इनको जो है अलग अलग स्वाद चक्कर मजा आ जाता है, ठीक है। वो खाने ही आते हैं कि अलग अलग खाना तो खा के आएंगे, और नहीं तो यहाँ आके जिंदगी से बोर हो चुके हैं तो घूमने आ जाते हैं, ये चीज है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो दूसरी चीज है, इत्र बनाने में, साबुन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में भी इनका उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की इत्र तो जानते होंगे, जिनको हम परफ्यूम बोलते हैं, सेंट बोलते हैं, ठीक है। वो वाली जो इत्र होती है, उसमें मोगरा का देखा होगा आपने, गुलाब की इत्र होती है, मोगरा की इत्र होती है, ठीक है। तो उनका जो है उनमें यूज करके हम ऐसी चीजें बनाते हैं। इसके बाद में आ जाता है साबुन। साबुन का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो कई प्रकार के साबुन है, वो उनमें नीम की भी मिलावट होती है, यानी कि नीम से बना हुआ साबुन, थोड़ा ऑर्गेनिक दिखाने के लिए, ठीक है। हालांकि उनका ज्यादा प्रभाव होता नहीं है, लेकिन चमेली वाला साबुन, ठीक है, चमेली के फूल दिखा देंगे, उस पे लिख देंगे भाई हाँ चमेली वाली खुशबू है, ठीक है। चाहे वो खुशबू किसी की वजह से आ रही हो, लेकिन लिख देंगे भाई चमेली की खुशबू है, ठीक है। तो वो चीज है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन में जो ब्यूटिफिकेशन कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स है, उनमें काफी ज्यादा इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आपने सुना होगा हिमालयन फेस वॉश, ठीक है। अब उस हिमालयन फेस वॉश में मुख्य रूप से यूज क्या कर रहे हैं, एलोवेरा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एलोवेरा का यूज कर लिया। इसके अलावा हम ये कहते हैं कई प्रकार के चंदन से बनी हुई क्रीम्स आती है, ठीक है। कई प्रकार की जो है चंदन से बनी हुई क्रीम्स लगाते हैं लोग। अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स है, वो आपके अलग अलग चीजों से बने हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका स्कोप है। तो यहाँ पर भी इनका यूज होता है, यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कुछ हमारे जो एरोमेटिक प्लांट है, वो औषधीय और दवा उद्योग में भी काम में आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मेडिसिनल प्लांट है वो ही काम में आएंगे, जो आपके सुगंधित पौधे हैं वो नहीं आएंगे। क्या पता ऐसा मेडिसिन है जिसको हम सूंघ कर खा नहीं सकते, ठीक है, उसकी स्मेल से, तो उसमें मिलावट कर दे किसी सुगंधित पौधे की, जिससे हम उसको सूंघ कर खा सके, भाई हाँ अच्छी चीज है खा लो, ठीक है, उसकी कड़वाहट कम करने के लिए। इस प्रकार से जो है हम उसमें मिलावट के तौर पे भी इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चाहे वो ड्रग इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज में हम एरोमेटिक प्लांट का इस्तेमाल
करते हैं। इनकी एंटी फंगल, यहाँ ध्यान देना है, इनकी एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, कीटनाशक विशेषताओं के कारण ही कीटनाशकों और जो ये रोगाणुनाशक है, इनको हम इनके निर्माण में उपयोग करते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, एंटी फंगल का मतलब होता है जो फंगस को प्रोड्यूस ना होने दे, कवकों को अच्छे ढंग से बढ़ने ना दे, इस प्रकार का नेचर होता है। दूसरा एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है बैक्टीरिया को नहीं बढ़ने देने वाला। ठीक है, ये जो आपकी जितनी भी दवाइयां होती है वो या तो एंटीसेप्टिक होती है या फिर आपके क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। ये जो सूक्ष्म जीव है उनको बढ़ने नहीं देती है। इसके बाद में कीटों को मारने वाली दवाइयां, कुछ दवाइयां ऐसी होती है जैसे नीम हो गया, नीम का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, कीटों को मारने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल करके हम कीटों को, इसके साथ में फंगस को, इसके साथ में बैक्टीरिया को, इनको मारने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आ जाता है पेंट उद्योग में विलायक के रूप में उपयोग करना। ठीक है, पेंट उद्योग में विलायक के रूप में, विलायक का मतलब होता है सोलवेंट, यानी कि घोलने में। ठीक है, तो इसका यूज हम जहां पर जो पेंट उद्योग है जिसमें हम कहते हैं पेंटिंग की, कलर की बातें हो रही है, जो कलर बनने वाली जो फैक्ट्रीज है उनमें यदि हम कलर को घोलना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो सॉल्वेंट है इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनको हम सॉल्वेंट के तौर पे, घोलक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आवश्यक तेल उत्पादन से निकला अपशिष्ट कार्डबोर्ड, सस्ता कागज और पैकेजिंग सामग्री बनाने में उपयोग किया जाता है। इन सब चीजों में भी जो है आपके किसका, एरोमेटिक प्लांट्स का उपयोग होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है असेंशियल ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया। देखो, आवश्यक तेल उद्योग, तेल उद्योग से मेरा मतलब ये है कि कुछ जो एरोमेटिक प्लांट्स है, ठीक है, कुछ एरोमेटिक प्लांट है वो क्या करते हैं, उनका ऑयल निकालकर, उनका तेल निकालकर फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों में या मान लो परफ्यूम बनाने में, जितनी भी चीजें हैं उनमें तेल निकालकर, उनके बीजों का तेल निकाल लेते हैं, उससे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो भारत पारंपरिक रूप से चंदन, पामारोसा, लेमन ग्रास तेल का उत्पादक रहा है। ठीक है, यानी कि चंदन से निकलने वाला, चंदन की लकड़ी ही नहीं, उसके तेल का भी, उसके पामारोसा तेल का भी, साथ में लेमन ग्रास, जो लेमन ग्रास है उसका भी हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसके रूप में दोस्तों, तेल इंडस्ट्री के रूप में, यानी कि तेल निकालकर फ्लेवर बनाने के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय हजारों वर्षों से धार्मिक अनुष्ठान और समारोह में सुगंधित पौधों का उपयोग कर रहे हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हम हवन करते हैं, ठीक है, हम जो हवन करते हैं और हवन के लिए जो सामग्री बनाते हैं उसमें कई प्रकार के जो है सुगंधित पौधे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पूजा करते हैं तो फूल लेकर आते हैं, गुलाब के फूल हुए, जो अलग अलग जो गेंदा के फूल है, इस प्रकार के फूलों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चारों ओर जो है भगवान के पूजा के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, फल फ्रूट रखते हैं। तो इनमें जो है यहाँ पर एरोमेटिक प्लांट्स का भी रोल होता है। तो भारतीय जो कल्चर है जिसमें हम कहते हैं जो रिचुअल्स है, हमारे जो अलग अलग सेरेमनीज है, इनमें हम क्या करते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं और कई सालों से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं, ये कई सालों से किया जा रहा है। चमेली के फूलों को हम भगवान को अर्पित करते हैं ना, तो तोड़कर फूलों को हमने क्या कर दिया, अर्पित कर दिया, तो वो खुशबू वाले फूल हो गए। ठीक है, तो वो चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा आवश्यक तेलों का आसवन प्रक्रिया चरक व सुश्रुत संहिता में भी उल्लेखित है, यानी कि इन तेलों को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी प्रक्रिया जो चरक है, चरक एक अच्छे जो है आपके क्या थे, आयुर्वेद को जानने वाले, और सुश्रुत संहिता, सुश्रुत के बारे में तो आप जानते होंगे, इन्होंने सबसे पहले विश्व में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया था। प्लास्टिक जो सर्जरी है उसके बारे में बताने वाले सुश्रुत ही थे। ठीक है, तो इतना महान नॉलेज रखने वाले, इतनी चीजें जो है इन्होंने संकलित की थी, और ये 2-3,000 से 4,000 वर्ष पहले की बातें हैं। ठीक है, तो इतना पुराना जो हमारे पास आर्किटेक्चर, वो लिखावट है, ठीक है, हमारे पास वो चीजें पड़ी हुई है और उसको हम आज यूज में ले रहे हैं, आज हम कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका हम उपयोग पुराने टाइम से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, पुराने टाइम से ही हम इनका यूज कर रहे हैं और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की जो विधियां है वो यहाँ पर बताई गई है।
इसके बाद में आ जाता है चैलेंज इन एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्रीज। आजकल हम क्या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई इतनी चीजें थी, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो फिर जो आज हम ये देख रहे हैं कि मेडिसिनल प्लांट कम मिल रहे हैं, ठीक है, सही मात्रा में मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग जो है एलोपैथी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, लोग दवाइयां लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या कारण है? तो एक तो किसानों को लाभकारी होने की जानकारी में कमी है, यानी कि किसान ये समझते हैं कि ये तो जो है इतना प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है, यानी कि इसको हम प्रॉफिट वाला धंधा नहीं बना सकते, इसमें कुछ ना कुछ जो है भाई या तो माल बिकेगा नहीं या कम भाव मिलेंगे, जिससे जो है बात नहीं बनेगी, ये चीज सोचते हैं किसान। दूसरा है बाजार में की उपलब्धता में कमी, बाजार में भी जो है फैसिलिटीज की कमी है, जैसे मंडियां नहीं लगती है। अब देखो गेहूं की मंडी आराम से मिल जाएगी, सब्जियों की मंडी आराम से मिल जाएगी, वहां ले जाकर हम फल सब्जियों को बेच सकते हैं, लेकिन कुछ औषधीय पौधे हम उगा ले तो उनको कहाँ बेचेंगे, उनकी तो मंडियां ही नहीं है, ठीक है। तो उनको इतनी दूर लेकर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, कहीं दूसरी जगह लेकर बेचेंगे, तो फिर हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है और वो मुनाफे वाला सौदा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाता है उच्च प्रारंभिक निवेश। क्या होता है जब हम एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट होते हैं, मान लो पहले हम गेहूं बो रहे थे, ठीक है, तो गेहूं के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं थी, हल भी था, ट्रैक्टर भी था, सारी चीजें थी, ठीक है, सीडड्रिल भी थी, इसके अलावा और जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हमारे पास थी। लेकिन अब एक नई फसल हम उगा रहे हैं, कोई सी भी मान लो, अब उस फसल के लिए कुछ और नया बीज लेकर आना पड़ेगा, नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आना पड़ेगा, नए हल लेकर आने पड़ेंगे उसी प्रकार के, ठीक है। तो उनका यूज करके फिर हमें जो है उत्पादन प्रारंभ करना पड़ेगा। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस चीज के बारे में सीखना पड़ेगा, ठीक है, वो कैसे बिकती है, क्या क्या बनते हैं, कैसे क्या होता है, सिंचाई कब होती है, ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी, तब जाकर हम नई चीज पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा बाजार में मूल्य में उतार चढ़ाव, फिर क्या होता है, मान लो जो हम उत्पादन हमने कर भी लिया, तो उत्पाद के टाइम पे तो क्या होता है, बाजार में उस चीज की कीमत कम होती है जब उत्पादन होता है तब, और कुछ टाइम के बाद में ऑफ सीजन में उसकी कीमतें बढ़ जाती है। तो जो उत्पादन के टाइम पे कम कीमत थी, वो चीज हमें बाद में क्या देखने को मिल रही है, ऑफ सीजन में अधिक देखने को मिल रही है। अब किसान इतने देर तक स्टोर रखता नहीं है उस चीज को, ठीक है, किसान, क्योंकि किसान को पैसा चाहिए भाई, अगली फसल की तैयारी भी तो करनी है ना, तो किसान को पैसा चाहिए, तो वो साथ के साथ उस चीज को बेच के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है खाद्य फसलों के लिए भूमि की प्रतिस्पर्धा, यानी कि हम क्या करते हैं आजकल जो है, क्योंकि अधिकतर जो है हम फूड क्रॉप्स उगाते हैं, तो हमारे पास भूमि की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, मिट्टी कम है, जो एरिया है वो कम है, तो हम क्या कर पाते हैं, दूसरी फसलों को यहाँ पर जगह नहीं दे पाते हैं। इसके बाद में खेती की वैज्ञानिक तकनीकी का कमी, लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं है। चंदन स्पाइक्स रोग, गेरानियम वर्त रोग जैसी बीमारियां भी इनसे होती है, कुछ डिजीज भी होती है जो इनसे होती है। रक्षा हेतु उचित जर्म प्लाज्म संग्रहण की कमी भी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है इनकी इतनी वेराइटीज या जर्म प्लाज्म अभी कंजर्व नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद में आता है जोखिम, क्योंकि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मांग पर निर्भर करती है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क भी है। प्रशिक्षण कर्मियों और अनुसंधान समर्थन की भी कमी है, फिर लोगों को बताने वालों की भी कमी है कि ऐसे करो, इस प्रकार से खेती होगी, ऐसे करना है, यहाँ पर बेचना है, यहाँ पर मार्केटिंग करनी है, ऐसे जो है प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें बताने वालों की भी कमी है। सस्ते सिंथेटिक विकल्प भी उपलब्ध है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि मान लो मैंने मेहनत की और कोई नई फसल मैंने उगा दी, ठीक है, और उस फसल से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके मैं बाजार में बेचने गया, तो मुझे पता चला कि इस जो ओरिजिनल ऑयल है इससे तो सस्ते में दूसरा ऑयल मिल रहा है जो कि सिंथेटिक है, यानी कि लेब्स में बनाया गया है। तो जो सिंथेटिक रिसोर्स है वो ओरिजिनल की कीमत को कम कर देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एरोमेटिक प्लांट, जो एरोमेटिक प्लांट है इनका इंपॉर्टेंस अब हम देख लेते हैं। एक तो आवश्यक तेल, इत्र, स्वाद हजारों वर्षों से उपयोग किए जा रहे हैं, यानी कि एक तो हम तेल के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं, एक हम इत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने बात की। इसके अलावा हम स्वाद के रूप में भी एरोमेटिक प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए भी करते हैं, ठीक है, कई चीजों का हम स्वाद बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है भारत के विविध जलवायु दशाएं, ठीक है, इन्हें व्यवसायिक रूप से उगाने के लिए अनुकूल बनाती है। ये चीजें दोबारा रिपीट हो गई क्या?
इंपोर्टेंस हमने दोबारा पढ़ लिया कि अच्छा ये यहाँ पर ही दे रखा है, चलो इसको जो है इंपोर्टेंस को आप देख लेना। अब हम बात करेंगे लैंडस्केपिंग गार्डनिंग की, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है इसमें एक चीज और दे रखी है, ठीक है। जब हम जो है आपके फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं, एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और है लैंडस्केपिंग, ठीक है। तो लैंडस्केपिंग की भी बात भी हम इसी कोर्स में करेंगे, इसलिए उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो लैंडस्केपिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। किसी भी जो स्थल होता है उसको सजाना, ठीक है। आपके पास लैंड है, भूमि है, उसको थोड़ा आपने ब्यूटिफिकेशन कर दिया, उसको सजा दिया, इस चीज को हम कहते हैं लैंडस्केपिंग, ठीक है। आई बात समझ में। इसका क्या महत्व है, तो एक तो सौंदर्य और कार्यात्मक जो प्रभाव है वो बढ़ता है, ठीक है। एक तो सुंदरता बढ़ेगी और उसकी वजह से पर्यावरण में सुधार होगा, ठीक है। आसपास में जो हरियाली होगी तो लोग वहां पर शांति का अनुभव करेंगे। पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, उसमें जो है विजिबिलिटी बढ़ेगी, एनवायरमेंट एक्टिविटीज बढ़ेगी, माइक्रोब्स की एक्टिविटीज बढ़ेगी, तो मिट्टी में सुधार होने वाला है, ठीक है। दूसरा है एनवायरमेंट कंट्रीब्यूशन। एनवायरमेंट में भी योगदान है। एक तो मिट्टी सूखी पड़ी थी, खाली पड़ी थी, एक हमने वहां पर कोई जो है गार्डन लगा दिया, तो उससे जो है एनवायरमेंट पर फर्क पड़ता है। दूसरा है पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। पेड़ पौधे पोल्यूशन को कम करते हैं, तो यहाँ भी पोल्यूशन कम होता है। क्लाइमेट कंट्रोल होता है, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होगा, स्वाभाविक सी बात है, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही क्लाइमेट क्या होगा, कंट्रोल होता है। क्लाइमेट में जो चेंज है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, CO2 का यूज होता है, बैलेंस रहता है सारा सिस्टम, ये चीज है। इसके बाद में सॉइल इरोजन का कंट्रोल होता है। जब हम लोन लगाते हैं, ठीक है, तो लोन ऐसी चीज है जो कि मिट्टी को पकड़ के रखती है। क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, उसको बहकर नहीं जाने देती है या उड़ने नहीं देती है। तो लोन जैसी चीज जब हम गार्डन पे लगाते हैं तो उससे इरोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये चीज देखने को मिलती है। एयर प्योरिफिकेशन के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज करते हैं और CO2 का यूज करते हैं, इसलिए जो हमारी आसपास की जो वायु है वो क्या हो जाती है दोस्तों, प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि गार्डनिंग में देखे जाते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कॉमन चीजें जो कि गार्डन्स में आपको देखने को मिलेगी। जितने भी गार्डन 15-20 गार्डन आप घूम के आओ, उन सब में कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको नजर आएगी, ठीक है। उनको हम प्रिंसिपल्स यानी कि जो इस आधार पर बसे हैं, ठीक है, जिस आधार पर बसे हैं, कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं जो प्रत्येक गार्डन में दिखाई देती है, उनको हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले गार्डन में आपको बैकग्राउंड देखने को मिलता है। बैकग्राउंड का मतलब होता है चाहे वो दीवार हो, चाहे ऊंचे पेड़ हो, हेज हो, तटस्थ हो, ये सारी चीजें वहां पर आप जब भी किसी गार्डन में घूमते हो, जाते हो, ठीक है, तो गार्डन में आपको क्या होता है, एक जो है वॉल देखने को मिलती है चारों ओर, ठीक है, और उसके पास में जो हेज है वो देखने को मिलती है। इसका मतलब ये ग्राउंड में बैकग्राउंड का काम करता है, ठीक है। जब हम कहीं पे भी खड़े रहते हैं तो हमें चारों ओर एक जैसी चीज दिखाई देती है, ठीक है। ये जो है एकता को बताने का काम करती है उस गार्डन की, ठीक है। इसके अलावा विपरीतता भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि गार्डन सारा ही एक जैसा ही मिल रहा है, किसी में रूप में, बनावट में या रंगों में विविधता देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर पीले फूल है, थोड़े से आगे जाएंगे लाल फूल नजर आएंगे, थोड़े से आगे जाएंगे गुलाबी फूल नजर आएंगे, ठीक है, फिर लॉन नजर आएगी, फिर हेज नजर आएगी। ये जो है विविधता भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि गार्डन एक जैसा ही, एक लॉन लगा दी और गार्डन बन गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें एकता भी है और विभिन्नता भी है, दोनों चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद में होता है बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। ऐसा होता है जैसे गार्डन मान लो 2 भागों में गार्डन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जब हम बीच में से गुजर के जाते हैं तो हर चीज में बैलेंस देखने को मिलता है। यहाँ भी लॉन है, यहाँ भी लॉन है, ठीक है, यहाँ कोई हेज है, यहाँ भी हेज है, यहाँ पर 2 पेड़ तो यहाँ पर 2 पेड़ थे। इस प्रकार से जो है एक समानता देखने को मिलती है, एक बैलेंस देखने को मिलता है, प्रोपोर्शन हर चीज में, ठीक है। चाहे वो किसी भी चीज में हो, जैसे कि रंगों में हो, बनावट में हो, समरूपता में हो, इन सब चीजों में जो है आपको एक रूपता, एक बैलेंस, एक प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट या फोकलाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं, फोकल पॉइंट का मतलब होता है जब भी हम प्रत्येक गार्डन में जाते हैं तो वहां पर एक चीज ऐसी होती है जो सबका ध्यान केंद्रित कर रही होती है, ठीक है। चाहे वो कोई माउंटेन हो सकता है, चाहे वो वाटरफॉल हो सकता है, ठीक है, या कोई मान लो कोई ऐसा पेड़ हो सकता है जो कि बिल्कुल अलग हो, विचित्र हो। इसके अलावा कोई और चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आकर्षित करने वाला होता है। हम जब गार्डन में जाते हैं तो उस चीज को देखकर हम ये कहते हैं वाह क्या सीन है, ठीक है, क्या चीज
है। तो ये चीज दिखाई देती है कब, जब फोकल पॉइंट होता है। तो गार्डन्स में जो है रॉक्स देखी होगी आपने नॉर्मली, उसमें से पानी बह रहा है, ठीक है, बह के आ रहा है, या फव्वारे लगे हुए हैं उनमें से पानी उछल रहा है, उनके नीचे लाइट लगी हुई है। इस प्रकार के जो नजारे होते हैं ये फोकल पॉइंट को बताने का काम करते हैं। किसको बता रहे हैं दोस्तों? फोकल पॉइंट को। सिंपलिसिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिखावा करना है। गार्डन जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है, उसमें जो है कुछ चीजों पर फोकस करना होता है, उसकी सुंदरता पर, उसकी कार्य क्षमता पर, ठीक है, यानी कि उसको ब्यूटीफाई करना है, हमें ब्यूटिफिकेशन करना है उसका। और उसका जो उद्देश्य है, क्योंकि गार्डन का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन करना, तो मनोरंजन को बढ़ाने का काम हो, ये वाली सुविधा उसमें होनी चाहिए। रिपीटेशन, दोहराव से बचना है। लय और संतुलन, एक रूपता बनी रहती है, यानी कि एक तो दोहराव हो भी तो इस प्रकार से हो कि लय बन जाए, ठीक है, हर चीज एक सीक्वेंस के बाद में रिपीट होती हो, इस प्रकार का जो दोहराव है वो नजर आए, रिपीटेशन नजर आए। वेराइटी, अलग अलग प्रकार की विविधता भी दिखनी चाहिए, रंगों में, रूपों में, बनावट में, सब में, ठीक है। अभी हमने बात की कि जो है आपके वेरिएशन होना जरूरी है गार्डन में, कई प्रकार के फूल है, कई प्रकार की हेजरी है, लोन अलग अलग प्रकार की है, परगोला है, ठीक है, इन सब चीजों की हम चर्चा भी करेंगे, ये होते क्या है इनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन इनका होना जरूरी है, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यूनिटी, एकता होना जरूरी है गार्डन में, यानी कि जब आप पूरा गार्डन को देखते हो तो वो एक नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस वाले भाग में तो कुछ अलग ही दिख रहा है और इस वाले भाग में गार्डन में कुछ अलग ही दिख रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पूरा गार्डन घूम के आए तो ऐसा लगे कि हाँ हमने एक गार्डन ही घूमा है, ऐसा ना लगे कि हाँ भाई वो गार्डन जो स्टार्टिंग वाला गार्डन था वो तो अलग था लेकिन लास्ट वाला जो गार्डन था वो थोड़ा अलग था, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। जब पूरे गार्डन में घूम के हम जाते हैं तो पूरा गार्डन एक समान, एक जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, एक प्रतिरूप में होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। ये भी एक गार्डन की विशेषता होती है, उसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो जो लैंडस्केप है उसको इस प्रकार से डिजाइन करना है कि चीजें एक जैसी लगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बड़ी दीवार बना दी, इसको डिवाइड कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। पूरे में हमें एक जैसी एक रूपता नजर आनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपको प्रिंसिपल्स में ध्यान रखनी है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, तो जो आपके प्लांट्स है, फ्लोरिकल्चर वाले जो प्लांट्स हैं उनको एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये हमारा नेक्स्ट क्लास से होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।